ग्रेविटी। सबसे पहले देखते हैं सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या। एवरी ऑब्जेक्ट हैज सम मास एंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स द ऑब्जेक्ट वेज अ सर्टेन अमाउंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड व्हेन इट कंसीडर्ड विद ऑब्जेक्ट। दीज ऑल डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर ऑफ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अक्रॉस द बॉडी। ठीक है, हमको पता है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारी बॉडी को अट्रैक्ट करता है। तो वो जब अट्रैक्ट करता है तो वो जिस पॉइंट से पूरी बॉडी का वेट जिस पॉइंट पे भी हम कंसंट्रेटेड लेते हैं उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट अबाउट विच द एंटायर लाइन एरिया और वॉल्यूम एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। और वहीं अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखूं, इट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट अबाउट विच द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो सेंट्रॉइड क्या कहता है? इट इज डिफाइंड एज ए पॉइंट अबाउट विच द एंटायर लाइन एरिया और वॉल्यूम इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। अगर मासलेस ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट का हम मास कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं, उसका हम सेंट्रॉइड निकालते हैं। और अगर हम जो मेरी बॉडी जिसमें मास है उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको हम उसमें निकालते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इट इज रिलेटेड टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम। इट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं? हम यहाँ पर उसके एरिया देखते हैं, एरिया को स्टडी करते हैं, लाइन स्टडी करते हैं, वॉल्यूम स्टडी करते हैं, और यहाँ पे हम उसका मास स्टडी करते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड को निकालने की मेथड्स क्या है? मेथड फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड में बी फाउंड आउट बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, बाय ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन और बाय मोमेंट्स। हम यहाँ पे देखते हैं बाय ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म रॉड इज एट मिडिल पॉइंट। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म रॉड इज एट मिडिल पॉइंट, मतलब जो अपनी अगर कोई यूनिफॉर्म रॉड है, मतलब जिसकी लेंथ को छोड़ के उसकी विड्थ और डेप्थ सेम है अक्रॉस द लेंथ, तो हम उसको उसके मिडिल पॉइंट पे कंसीडर करते हैं, उसकी लेंथ के मिडिल पॉइंट पे। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम इज एट द पॉइंट वेयर इन डायगोनल्स मीट ईच अदर। इट इज ऑल्सो ए मिडिल पॉइंट ऑफ द लेंथ एज वेल एज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, तो जो रेक्टेंगल के लिए अपने को मिलती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो उसके कहाँ मिलती है? जहाँ पर सब उसके डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं, और वो होता है आपका लेंथ के रिस्पेक्ट में भी l/2 और विड्थ के रिस्पेक्ट में भी h/2। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्राइंगल इज एट पॉइंट वेयर द थ्री मीडियंस, a median is a line connecting the vertex and middle point of opposite side of the triangle is moved। ठीक है, जहां पर भी तीनों मीडियंस कनेक्ट होती हैं हम उसको कहते हैं कि वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ट्राइंगल के लिए। सिमिलरली ट्रेपेजियम के लिए क्या होता है? h/3 b+2a b+a। वहाँ a क्या है? शॉर्टर लेंथ है, b है जो बड़ी वाली लेंथ थी, और h क्या है? टोटल हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। And center of gravity for semicircle is at 4r/3 pi from its base measured along the vertical radius as shown। ठीक है, इस तरीके से अगर हम, मेरा सेमी सर्कल है जो कि अपर क्वाड्रेंट वाला है, तो इसमें आपको क्या है? अगर एक रेडियस है r, तो अगर मैं बॉटम से ऊपर की तरफ जाता हूँ तो वो 4/3 पाई पे यहाँ पे कनेक्ट होता है, और रेडियस के रिस्पेक्ट में देखता हूँ तो r है। The center of gravity of cube is at l/2 from every face. The center of gravity of sphere is d/2 from every point. The center of gravity of right circular solid cone is at h/4। तो अगर मैं इनको एक नॉर्मली देखूं तो कैसे होते हैं? ट्रायंगुलर एरिया के लिए मेरे को मिलेगा y बार h/3 पे। ठीक है, जहां मेरे सब मीडियंस एक दूसरे को मीट कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे, वो होता है h/3। ठीक है, सेमी सर्कुलर क्वार्टर सर्किल है, क्वार्टर सर्कुलर एरिया है, तो उसके लिए x क्या हो जाएगा? x, अगर सेंट्रॉइड, अगर मैं x डायरेक्शन में देखूं, सेंट्रॉइड की वैल्यू होगी 4/3 पाई, और अगर मैं y में देखता हूं तो 4/3 पाई। सेमी सर्कुलर के लिए x में कोई नहीं है, y में होगी 4/3 पाई y बार। ये x बार है आपका, ये y बार है। एक्सिस ऑफ रेफरेंस, the center of gravity of a body is always calculated with reference to some assumed axis known as axis of reference। जब भी हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है तो मुझे अपनी ऑब्जेक्ट का एक एक्सिस ऑफ रेफरेंस लेना पड़ता है। द एक्सिस ऑफ रेफरेंस ऑफ प्लेन फिगर इज जनरली टेकन एज लोएस्ट लाइन ऑफ द फिगर फॉर कैलकुलेटिंग y एंड लेफ्ट लाइन ऑफ द फिगर फॉर कैलकुलेटिंग x।
अगर मैं y में कैलकुलेट करना है मेरे को, अब ये y और x में कैसे कैलकुलेट करना है ये कैसे डिसाइड करते हैं ये हम आगे देखते हैं। तो अगर मेरे को y में कैलकुलेट करना है तो मुझे उसकी फिगर की सबसे बॉटम लाइन को रेफरेंस लेना पड़ेगा, और अगर मुझे x में कैलकुलेट करना है तो मुझे उसकी सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट लाइन जो होगी उसको मुझे एज्यूम करना पड़ेगा। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन फिगर्स देखते हैं। द प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स सच एज टी, आई, एल एक्सेट्रा हैव ओनली एरियाज बट नो मास। The center of gravity of such figure is found out in the same way as that of solid bodies. The center of area of such figure is known as centroid and that coincide with the center of gravity of the figure. It is common practice to use center of gravity for centroid and vice versa. जब भी कभी प्लेन फिगर जैसे टी, आई, एल सेक्शन या फिर ऐसे सेक्शन जिसमें मास नहीं होता, तो उस केस में क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड दोनों एक ही जगह होती है, दोनों ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के लिए। तो उस केस में हम कभी कभी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड को आपस में एक दूसरे में यूज करते हैं। अगर हम सेंट्रॉइड लिख रहे हैं तो भी सही है, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिख रहे हैं तो भी सही है। अब सपोज करो ये टोटल एक एरिया था, इसकी मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे एरिया को छोटे छोटे A1, A2, A3, AN पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। फिर उसकी मैं एक सेंटर ऑफ रेफरेंस जो एक्सिस लेता हूँ वो ले लेता हूँ। तो मैंने एक यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस बना दी, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में मैं बढ़ रहा हूँ तो एक्स बार मुझे मिलेगा, और अगर मैं वाई में कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मुझे वाई बार मिलेगा। वाई मुझे कैलकुलेट करना है बॉटम मोस्ट लाइन से, और एक्स मुझे कैलकुलेट करना है लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट लाइन से, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करके क्या होता है, लेट एक्स एंड बी वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू सम एक्सिस ऑफ रेफरेंस। तो सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। सिमिलरली वाई बार इक्वल्स टू A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 etc. are the areas into which the whole figure is divided, and x1 x2 x3 etc. respective coordinates of area A1 2 3 on x-x axis with respect to same axis of reference, and y1 y2 etc. are the respective coordinates of the area A1 A2 A3 on y axis with respect to same axis of reference, ठीक है। जो भी हम एक्सिस ऑफ रेफरेंस से उनके डिस्टेंसेस को देख रहे हैं, और ये डिस्टेंस कहाँ लेनी है, डिस्टेंस लेनी आती है उस पर्टिकुलर जो भी एरिया हमने डिवाइड करा उसके सीजी तक, ठीक है। तो अब अगर मैं सपोज करो एरिया जो मैंने डिवाइड करा है वो कैसे डिवाइड करा है, रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगुलर शेप का एरिया डिवाइड करा तो मुझे पता है कि रेक्टेंगल की सीजी क्या होती है, तो उसके लेंथ के हाफ पे या विड्थ के हाफ पे, ठीक है। तो मुझे उस एरिया डिवाइड करूंगा तो एरिया की मुझे लेंथ और विड्थ पता रहेगी, तो उसी लेंथ और विड्थ के जो हाफ होगा वहां पर मेरा क्या सीजी उसका लाई कर रहा होगा, जैसे हमने अभी देखा था इस केस में यहाँ पर, है ना। अगर सपोज करो मैंने किसी बड़ा सा एरिया था, उसके एरिया को मैंने डिवाइड कर दिया रेक्टेंगल में, ठीक है, छोटा सा एक रेक्टेंगल डिवाइड करा उसके अंदर, तो उस रेक्टेंगल से किसी भी एक्सिस और रेफरेंस अगर मैं लेता हूँ, अगर एक्स एक्सिस ले रहा हूँ तो एक्स एक्सिस सपोज करो मैंने यहाँ पे एक वाई एक्सिस के लिए एक्सिस ऑफ रेफरेंस लिया। अब मुझे यहाँ से देखना है कि इस एरिया का x1 निकालना है, तो इस एरिया के x1 निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस एरिया का x1 निकालने के लिए मुझे पता है कितना होगा, y1 निकालने को कहाँ होगा h/2 पे, और x1 कहाँ भी होगा l/2 पे। तो सिमिलर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आपको जो भी चीज़ें हैं वो और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएंगी।